कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर आसमान से एक आदमी की बॉडी आकर वहां के नदी में गिरती है। तभी एक छोटा सा बच्चा उस बॉडी को देख लेता है। तभी उस बॉडी को उस गांव में लाया जाता है, पर उस आदमी में अभी भी जान बाकी थी। उसे काफी गहरे घाव लगे थे, इसलिए उसका इलाज चलता है और उसकी पूरी बॉडी में पट्टियां लगा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक फेस्टिवल चल रहा था। तभी वहां कुछ आतंकवादी जैसे लोग आकर गांव के लोगों को मारने लगते हैं। वो सभी लोगों को बेरहमी से मार रहे थे, जिससे वहां पे अफरा तफरी मच जाती है। वो गांव वाले अपने देवता से गुहार लगाते हैं कि हमें बचाने के लिए किसी मसीहा को भेजो। अभी वो घायल इंसान, जो कि इस फिल्म के हीरो शाहरुख खान हैं, एक खतरनाक एंट्री के साथ उन हथियारधारी लोगों को मारते हैं। ऐसे मारते हैं जिसे देखकर गांव वालों में फिर से हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद वहां के गांव वाले उसे अपना मसीहा मान लेते हैं। लेकिन मारने के बाद वो गांव वालों से पूछता है कि मैं कौन हूँ। तभी वो छोटा लड़का वादा करता है कि मैं बड़ा होने के बाद जरूर पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 30 साल बाद। यहाँ हम एक मेट्रो में देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां बैठी थी, जो आपस में इशारों में बातें करती है कि अब टाइम आ गया है काम को अंजाम देने का। अभी एक टनल में जाने के बाद वो ट्रेन अचानक रुक जाती है। तभी वो लड़कियां गन निकालकर उस ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद एक पुलिस वाला उनसे लोगों को बचाने की कोशिश करता है। तभी उनकी चीफ की एंट्री होती है, यानी शाहरुख खान की। वो उस पुलिस वाले को मार के एक जगह पे बांध देता है। फिर कंट्रोल रूम में फोन लगाकर ये कहता है कि ये पूरी ट्रेन मैंने हाईजैक कर ली है। अगर तुम लोगों को इस ट्रेन में मौजूद 300 पैसेंजर्स की परवाह है तो मेरी सारी बात माननी होगी। तभी बातचीत करने के लिए नर्मदा नाम की एक ऑफिसर को बुलाया जाता है। जब नर्मदा चीफ से बात करती है तो वो कहता है कि मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ बात करनी है। वो एक गाना बजाता है और कहता है कि अगर ये गाना खत्म होने से पहले मिनिस्टर से मेरी बात नहीं हुई तो हर मिनट में एक पैसेंजर मारा जाएगा। और गाना खत्म होने से पहले वो मिनिस्टर वहाँ आ भी जाता है। चीफ उसे कहता है कि आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के 5 सालों में टोटल 10,281 किसानों ने आत्महत्या की है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? फिर वो कहता है कि अगर इन सब की जान बचाना है तो मैं एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें ज्यादा नहीं बस 40,000 करोड़ रुपए भेज दो। होम मिनिस्टर कहता है कि इतना सारा पैसा तो हमारे पास नहीं है। तभी चीफ कहता है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम जिस बिजनेसमैन की हेल्प करते हो उसी से मांग लो, क्योंकि उसे भी तो मदद करना चाहिए ना। तभी हम बिजनेसमैन काली को देखते हैं, जो एक फ्यूनरल में गया हुआ था। हालांकि उस आदमी को उसी ने मारा था। इसके पास 2 कलर की गोली थी, ब्लू और रेड। जब इसे गुस्सा आता था तो ये ब्लू गोली खाता था और जो इसे गुस्सा दिलाता था उसे वो रेड गोली खिलाता था। उसी ट्रेन में एक आलिया नाम की लड़की थी, जो कि काली की बेटी थी। अब काली को फोन करने पर अपनी बेटी को बचाने के लिए वो 40,000 करोड़ भेज देता है, जिस पर आलिया चीफ को कहती है कि तुम एक घटिया इंसान और एक चोर हो। तभी चीफ कहता है कि तुम्हारे बाप से बड़ा चोर और कोई भी नहीं हो सकता। तुम जब अपने बाप से मिलोगी तब उसे मेरा नाम बताना, जो कि था विक्रम राठौर। लेकिन वो कहती है कि चोर तुम ही हो। तभी चीफ उनकी ग्रुप की एक लड़की, जिसका नाम था कल्कि, उसकी बैक स्टोरी बताता है। इसका बाप एक किसान था और ये उस दिन एग्जाम देने के लिए निकल ही रही थी। तभी बैंक के कुछ ऑफिसर उसके घर पहुंच जाते हैं और उसके बाप से 40,000 रुपए मांगते हैं, जो उसने लोन लिया था। वो किसान कहता है साहब मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए, लेकिन वो उसे चप्पल से मारने लगता है। वो कहता है कि साहब मेरी बेटी के सामने मुझे मत मारिए। तभी वो उसका लुंगी भी उतार देता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि देखो कितना बेशर्म इंसान है, अपनी बेटी के सामने नंगा खड़ा है। जिसके बाद वो लोग उस किसान की ट्रैक्टर को ले जाते हैं। जिसके बाद वो किसान अपनी बेटी को एग्जाम देने भेजता है और वो जाकर आत्महत्या कर लेता है। फिर अगले दिन वो ऑफिसर फिर से जाते हैं और कहते हैं कि ब्याज के पैसे बाकी हैं। ये कहकर कल्कि की माँ की मंगलसूत्र निकाल देता है। तभी कल्कि एक फावड़े से उस ऑफिसर को मार देती है और इसलिए वो चीफ के ग्रुप में थी। यहाँ पर नर्मदा एक प्लान बनाकर अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पर वो ट्रेन रुकने वाली थी। लेकिन चीफ ने सारे पैसेंजर्स को वही मम्मी वाला मास्क पहना दिया था, जिससे उन ऑफिसर्स को वो लोग पहचान में न आए। और ऐसा ही होता है उनके साथ। आराम से वो सभी बाहर निकल आते हैं और उन्होंने ट्रेन में एक डमी के हाथ में मशीन गन लगा दिया था, जिससे उनको ऐसा लगे जैसे वो ट्रेन में ही हो। इसके बाद वो 40,000 करोड़ उन किसानों में बांट दिया जाता है जिन पर लोन चल रहा था। ये सारी बात नर्मदा काली को बताती है, जिस पर काली कहता है कि अपना टाइम भी आएगा। दूसरी तरफ चीफ अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि ये तो काफी जवान है। दूसरी तरफ आलिया अपने बाप से कहती है कि उस हाईजैकर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है और वो है विक्रम राठौर। ये सुनकर काली थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तभी हम चीफ को देखते हैं, जो कि एक महिलाओं के जेल का जेलर है, जिसका नाम है आजाद। इनके जेल को एक इनाम मिल रहा था, क्योंकि यहाँ के कैदी हैंडीकेप बच्चों के लिए नकली हाथ पैर बना के लोगों की सेवा करते थे।
फिर हम चीफ की एक मुंहबोली माँ को देखते हैं जो चीफ को आजाद के नाम से बुलाती थी। वो आजाद की शादी करवाने के लिए एक लड़की के घर में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी। वो कहती है कि मेरे मॉम से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, अगर मेरी हाँ है तो ही तुम मेरे मॉम के साथ शादी कर सकते हो। यहाँ पर उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि नर्मदा थी, जिसे देखकर आजाद काफी चौंक जाता है। बातों बातों में वो छोटी सी बच्ची को आजाद काफी पसंद आता है। जिसके बाद चीफ का अगला टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर, जो कि जनता को बता रहा था कि मैंने बड़ी बड़ी सरकारी अस्पताल बनाई है जहाँ पर सारे फैसिलिटीज उपलब्ध है और किसी को भी प्राइवेट अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टा थी। वो कहता है कि कोई मुझे गोली भी मार दे तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बल्कि मेरे बनाए हुए सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना। तभी दूर से चीफ का एक मेंबर स्नाइपर से उसके कंधे में शूट कर देता है। तभी तुरंत एक एम्बुलेंस आके हेल्थ मिनिस्टर को ले जाने लगती है। ये एम्बुलेंस भी चीफ की ही थी। उसे पास के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। यहाँ तक डॉक्टर भी कहता है हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे इनका इलाज किया जा सके। अब डॉक्टर से सारी चीजों की लिस्ट बनाकर उन ऑफिसर के पास भेजा जाता है। नर्मदा कहती है कि ठीक है, मिनिस्टर की जान बचाने के लिए हम ये चीजें भेज रहे हैं। तभी चीफ कहता है कि ऐसा थोड़ी चलेगा, सिर्फ इसी हॉस्पिटल नहीं बल्कि सारे सरकारी हॉस्पिटल में ये सारी चीजें लगवाना होगा। इस बात पर नर्मदा मना कर देती है। तभी चीफ कहता है कि मुझे के जॉस से बात करनी है, वही ये सब कर पाएगा। उसे सबके सामने यह 3 साल पहले हुए कांड के बारे में सबको सच सच बताना होगा। काली के कहने पर वो सबके सामने सच कह देता है, जिससे उसके साथ कई मिनिस्टर्स का भी भांडा फूट जाता है, क्योंकि कुछ सालों पहले सरकारी हॉस्पिटल में कुछ बच्चों को लाया गया था जिनको कुछ वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं थे। तभी ईम नाम की एक डॉक्टर के जॉस से कहती है अगर यहाँ पे जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आए तो ये सारे बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि छोटी चीजों के लिए सबको कमीशन देनी पड़ती है और मुझे भी अभी तक कमीशन नहीं मिली है। वो कहती है कि मैं हेल्थ मिनिस्टर से कंप्लेन करूंगी, कि जॉस कहता है कि हाँ जाकर करो ना, सबसे बड़ा कमीशन तो वही लेता है। ऐसे सब बातचीत करके वो जब सिलेंडर का इंतजाम करके हॉस्पिटल में वापस आती है तब तक सारे बच्चे मारे जा चुके थे और उल्टा ईम के ऊपर इसका इल्जाम लगाया गया, जिस वजह से वो भी चीफ के साथ मिल गई। ये सारी बात पता चलने के बाद वो सारे फैसिलिटीज सारे हॉस्पिटल में लगवा दिया जाता है, वो भी 5 घंटों के अंदर। लेकिन इस बार भी नर्मदा अपनी टीम के साथ उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है। फिर वहाँ पे एक अच्छी फाइट होती है। फाइट के दौरान नर्मदा चीफ के मास्क को खींच लेती है। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन उस मास्क में उसके बाल आ गए थे। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि ये कोई बूढ़ा नहीं बल्कि एक जवान आदमी है। फिर कुछ पेंटर्स को बुलाकर उसके मिले फुटेज से उसका स्केच बनवाने लगते हैं। फिर अगले दिन नर्मदा और आजाद की शादी थी, तो नर्मदा अपनी एक ऑफिसर से कहती है कि अगर स्केच बन जाए तो मुझे कॉल कर देना। अब शादी के बाद रात में आजाद अपनी सारी सच्चाई नर्मदा को बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले उसे ऑफिसर की तरफ से भेजे हुए स्केचेस मिल जाती है, जिसे देखकर नर्मदा आजाद पर गोली चला देती है। लेकिन तभी काली के गुंडे वहाँ पे आकर उनको उठा लेते हैं। उन दोनों की ही बराबर कुटाई होती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि नर्मदा उसकी पहले से ही हेल्प कर रही है और उसे पकड़ने का सिर्फ ढोंग कर रही है। उन्हें वो लोग वहाँ पे मारने ही वाले होते हैं कि तभी एंट्री होती है रियल विक्रम राठौर की, जो कि आजाद का बाप था। वो उन्हें बचाकर वहाँ से ले जाता है। नर्मदा जाकर अपनी टीम को कह देती है कि ये सारे कांड विक्रम राठौर और उसके बेटे ने किए हैं और उनके साथ जो लड़कियां मिली हुई है मैंने उनका चेहरा देख लिया है, वो सभी उसके जेल में ही है और विक्रम राठौर का पता लगाने के लिए मुझे उन लड़कियों से बात करनी होगी। वो जेल में जाकर उन लड़कियों से झूठ कहती है कि आजाद एक अच्छा इंसान नहीं है, उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे फंसा दिया, ऐसे ही वो तुम्हें भी मरवा देगा। तभी लक्ष्मी नाम की लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। फिर वो उसे बैक स्टोरी सुनाती है विक्रम राठौर की, जो असल में एक कमांडर थे। उनकी पत्नी दीपिका थी। उन्हें पता चलता है कि उनके लोगों को कुछ आतंकवादी बंदी बनाकर रखे हैं, तो उन्हें ऑर्डर मिलता है कि उन्हें किसी भी तरह बचाना है। वो अपने साथियों के साथ गन वगैरह लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन सही टाइम पर उनमें से किसी की भी गन चलती ही नहीं है, जिस वजह से वो सभी लोग घायल होने लगते हैं। उन्हें बचाने के लिए एक ऑफिसर अपनी जान देकर एक बम को आतंकवादियों के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से बाकी सब बच जाते हैं। मिशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें मेडल दिया जाता है। तभी विक्रम राठौर कहते हैं कि हमें यह मेडल नहीं चाहिए, क्योंकि आपके इन सस्ती गन की वजह से हमारे काफी जवान मारे जाते हैं। तभी पता चलता है कि ये गन्स की सप्लाई काली ने की थी। वो विक्रम से कहता है कि मेरा गन A1 है, तुम लोगों को गोली चलानी ही नहीं आती, मैं कुछ अच्छे ऑफिसर्स को भेजूंगा जो तुम्हें सिखा देंगे और जो मरे हैं उनके घर में भी थोड़े पैसे भेज दूंगा। ये सुनकर विक्रम को बेहद गुस्सा आता है। वो उस गन को उठाकर सीधा काली के ऊपर फायर कर देता है।
काली बेहद डर जाता है, लेकिन वो सस्ती गन वहाँ भी नहीं चलती, जिसके बाद काली के गन फैक्ट्री को बैन करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। विक्रम जब रात में अपने घर में दीपिका के साथ था, तभी काली के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। वो विक्रम को उठाकर ले जाते हैं। पीछे दीपिका रह जाती है तो उसे पुलिस स्टेशन में बुलाकर कहा जाता है कि तेरा पति एक क्रिमिनल है, वो घर में ड्रग्स छुपाता है। ऐसे कहते हुए वो ऑफिसर काफी सारी गालियां देने लगता है, जिससे दीपिका उसे मार देती है। उसे इस जुर्म के लिए फांसी देने के लिए लाया जाता है। तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इंडियन लॉ के मुताबिक जिसको फांसी दी जाने वाली हो, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होता तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती है। जिसके बाद काली दीपिका से जेल में मिलने आता है। वो कहता है फांसी देने के टाइम जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है, ऐसे कहकर उसे डराने लगता है। लेकिन वो पूछती है कि विक्रम कहाँ है। काली कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसे गोली मार के प्लेन से फेंक दिया है। जिसके बाद दीपिका का एक बेटा जन्म लेता है, वो भी जेल में ही रहता है। वो जब 5 साल का हो जाता है तब उसकी माँ उसे सारी बात बता देती है, जिसके बाद दीपिका को फांसी दिया जाता है। ये सारी बात सुनकर नर्मदा आजाद की मदद करना चाह रही थी, लेकिन तभी उसका साथी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि काली के लिए काम करता हूँ, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। फिर वहाँ पे एक जोरदार फाइट होती है और टाइम रहते आजाद वहाँ पे पहुँच जाता है। वो नर्मदा को तो बचा लेता है, लेकिन लक्ष्मी मारी जाती है। जिसके बाद वो सब प्लान बना के काली के पास जो पैसे आने वाले थे उन सबको ये लोग चुराने जाते हैं। वहाँ पे भी अच्छी खासी फाइट होती है। ये लोग उस पैसे को तो चुरा लेते हैं, लेकिन विक्रम काली के हाथ लग जाता है। अब वहाँ पे उसकी काफी धुलाई होती है। तभी दूसरी तरफ आजाद न्यूज में लाइव आता है। वो कहता है कि हमारे कब्जे में एक महिलाओं की पूरी जेल है और इनकी जान बचाना है तो मेरी बात माननी होगी। उससे बात करने के लिए संजय दत्त को बुलाया जाता है। अब ये बड़ा हरामी टाइप का इंसान था, तो वो कोई भी बात न सुनकर उनके ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन उस थाने के अंदर पूरी 6000 लड़कियां उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर देती हैं, जिससे संजय दत्त को उसकी बात माननी पड़ती है। आजाद उससे कहता है कि मैंने यहाँ की सारे वोटिंग मशीन को चुरा लिया है, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो तुम्हें कुछ फैक्ट्रीज को बैन करना होगा जो काफी पोल्यूशन फैला रही है। जिसके बाद कमिश्नर भी इस बात को मान लेता है और काफी सारी फैक्ट्रीज को बंद कर देते हैं और आजाद भी जाते जाते अपना फेस दिखा देता है और अपना असली नाम बता देता है। वो सारी जनता से कहता है कि अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करो, तुम जिसे वोट देते हो उससे सवाल पूछो कि अगर मैं तुम्हें वोट दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के लिए क्या करोगे। ऐसे ही बातें करने के टाइम काली को उसका लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर से वहाँ पे काफी अच्छी फाइट होती है। इसी बीच विक्रम की याददाश्त वापस आ जाती है। फिर आखिरी में काली को ठीक वैसे ही फांसी दी जाती है जैसे वो दीपिका को बता रहा था, मतलब कि जीभ बाहर निकलना, आंखें बड़ी हो जाना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।